नमस्कार, मैं मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। बच्चों, पिछली बार अपन ने जो डी ब्लॉक का जो रिवीजन कर रहे थे उसमें ये सेकंड उसका आगे का भाग है, जिसमें हम क्या ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो हैं इन सब की और इसमें क्या क्या इसके ऑक्साइड बनते हैं, उनकी प्रकृति क्या रहती है, अम्लीय, क्षारीय, उपधर्मीय, सब कुछ हम देखेंगे। अब इसके अंदर एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है कि ये जो आपका पूरा जो भाग है, ये सारा जो इम्पोर्टेंट जो भाग आता है, इसके अंदर आपका मेन जो रिवीजन है वो इम्पोर्टेंट है। आयरन की ऑक्सीकरण अवस्थाएं इसमें बता रखी है कि आयरन की कौन कौन सी है। शून्य ऑक्सीकरण अवस्था अगर होगी FeCO5, ये हमारा एग्जाम्पल है FeCO5। देखिए, मैं इसको कैमरे को बंद करता हूँ ताकि आपको पूरा तरह से दिखे। इसमें देखिए FeCO5, ये इसमें आपकी शून्य ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। अतः ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये पता, आप ये कह सकते हैं कि आपको इसमें किस प्रकार का ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। गोल्ड की ऑक्सीकरण अवस्था, कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था। ध्यान रखें, 3D श्रेणी के ऑक्साइडों की अम्लीय, क्षारीय व उभयधर्मी प्रवृत्ति जो होती है वो क्या क्या बनते हैं, ये सब मैंने आपको बता रखे हैं सामने। CRO-B, दैट मीन्स बेसिक इन नेचर, आपको 4D और 5D श्रेणी के स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में बताया जा रहा है। ये पूरा नोट कर लीजिए कि जो आपकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं अगर आपकी आती हैं, सेम वही ऑक्सीकरण अवस्था लगभग वो सेम सी है, बस उसमें एक एक स्टेप और बढ़ जाएगा। ये आपकी 4D श्रेणी या 5D श्रेणी, दोनों में ध्यान से कंपेरेटिव अगर करेंगे तो आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से आपके ऑक्सीकरण जो अवस्थाएं हैं ये प्राप्त होती हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन का निकलता है और निकलने के बाद में जो भी स्टेबल जो बनता है, कंपाउंड बनता है, उतना ही आपकी ऑक्सीकरण अवस्था ये प्राप्त होती है। अब आता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो आता है आपका रंग, कि अगर किसी भी आयन का कलर जो होता है वो उसका विन्यास, दैट इज द डिपेंड ऑन द नेचर, लक्षण, करेक्टरिस्टिक्स। ये रंगहीन या ये क्या क्या होता है, रंगीन होता है, प्रतिचुंबकी होता है, अनुचुंबकी होता है, दैट इज डिपेंड करता है रंग। ध्यान रखें, आप एक बात इसमें से ध्यान रखें कि कभी भी रंग की जो मेन बेस कारण होता है वो दो ही होते हैं, एक तो CFT, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, और दूसरा होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस। अब इसमें ये देखिए कि अयस्क इलेक्ट्रॉन जब भी पाए जाएंगे तो आपका कलर होगा, जितने ज़्यादा नंबर में होंगे उतना ज़्यादा होगा। तो आप ये देख सकते हैं, बैंगनी, नीला और हरा, इन तीनों के अंदर देख आप अंतर बता सकते हैं। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर पाई जाएगी तो इसमें बैंगनी में 1 मिल रहा है, 3D 9 में 3D 9 और 3D 3, ये तीनों हैं। अब इसके बाद में आप ये देखिए रंग कौन कौन से प्राप्त हो रहा है, गुलाबी, हरा, नीला, रंगीन। तो ये आपके रंगों की व्याख्या, डी कक्षकों का 2 समुच्चय में वजन होता है, T2G उच्च ऊर्जा कक्षक व निम्न ऊर्जा कक्षक EG, और ये चेंज होके आपका आता है जब कभी ये उच्च ऊर्जा में EG कक्षक आ जाते हैं और निम्न ऊर्जा में आपके T2G कक्षक आ जाते हैं। तो इनका जो टेंशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उससे ही आपका कलर का डिटर्मिनेशन होता है, कलर का निर्धारण होता है। नेक्स्ट पन्ने पे अगर आपको पूरी बताई जाएगी बात, ध्यान से देखिए। इसके अंदर ये आपका T2G, जिसमें आपके कौन कौन से आपके बंदा वो आते हैं, डी ऑर्बिटल्स आते हैं, DXY, YZ एंड DXZ। EG के अंदर आते हैं आपका DX2, Z-Y2 और DZ2। चित्र में स्पष्ट हो रहा है आपका T2G और EG के अंदर। डी संक्रमण जो आपका आ रहा है, इस संक्रमण को ध्यान से आप पढ़ें तो आपको समझ में आएगी कई बातें। डी कक्षकों से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर उच्च डी कक्षक में चले जाते हैं, क्योंकि उच्च ऊर्जा कक्षक में इलेक्ट्रॉन अस्थायी होते हैं,
अतः जब भी वह मूल अवस्था में लौटते हैं तो उनके द्वारा जो उत्सर्जित विकिरण का तरंग दृश्य क्षेत्र में आता है, अतः ये कलर्ड या कलरफुल दिखाई देते हैं। स्पष्टीकरण जो आपका आता है रंग का, वो आता है श्वेत प्रकाश वस्तुतः 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसके अंदर प्रत्येक रंग के विकिरण की तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होती है। यदि सभी वस्तुएं रंगों का अवशोषित कर लेती हैं तो यह सभी काली दिखाई देंगी। जो भी वस्तु दृश्य प्रकाश को अवशोषित नहीं करती है तो वह श्वेत या रंगहीन दिखेगी। यदि वस्तु आसमानी कलर अवशोषित करती है तो वह नारंगी दिखेंगी, क्योंकि यह इसका पूरा कम्प्लीमेंट्री कलर है। यह आपका आता है बैंगनी के अंदर अगर 400 से 300 430 nm तो इसका पारस्परिक पूरा पीला दिखाई देता है। अर्थात जब स्ट्रेंथ आसमानी की प्राप्त होती है तो उसी हिसाब से उसका पूरा कलर जो नारंगी है वो हमें दिखाई देगा। एग्जाम्पल बता भी रखा है यहाँ पर। और अब आता है चुंबकीय गुण। ध्यान रखें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रॉन का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हमेशा होता ही है। युग्मित इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिस्पर्धित कर देते हैं, अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। यहाँ देखें भैया, जो आपके प्रवृत्तियां हैं अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और वायु के अंदर आपके सामान्य प्रक्रिया जो होती है। अनुचुंबकत्व में जो होता है प्राकृतिक चुंबकीय जैसा गुण होता है, ये इसी प्रकार से फिर क्या बनते हैं कि लोह चुंबकीय, एंटी लोह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय पदार्थों का निर्माण करते हैं। यानी कि फेरी चुंबकीय पदार्थों में सूक्ष्म नेट या चुंबकीय आघूर्ण होता है, इन्हें फेरी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। Fe3O4 यह विपरीत दिशा में असमान संख्या में चुंबकीय आघूर्ण के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। तो यह एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, इसमें सभी को आपका एग्जाम्पल दे दिया है कैसे आपको निकालना है। और अनुचुंबकत्व, ये बहुत अच्छी बात है। अनुचुंबकत्व और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या एक दूसरे की प्रोपोर्शनलिटी में होती है। अब आता है आपका संकर यौगिक। संकर यौगिक जो भी आपका होगा, उस संकर यौगिक के लिए आपकी जो मेन जो शर्त है वो कौन कौन सी होती है देख लीजिए। आपके संकर यौगिक के अंदर क्या होना चाहिए, एक छोटा आकार होना चाहिए, उच्च आवेश, छोटा आकार उच्च आवेश, 3D 4S 4p ऑर्बिटल संकरित होकर रिक्त संकरित ऑर्बिटल प्रदान करते हैं, जिसमें लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म समर्पित या जिसे बोलते हैं समंजित होते हैं। लिगेंड जो है, लिगेंड भी कई प्रकार के होते हैं वैसे तो। उदासीन लिगेंड होते हैं, ऋणावेशित हो गए, धनावेशित हो गए, बाइडेंटेड, मोनोडेंटेड, बहुत सारे टाइप के लिगेंड होते हैं, इसमें ध्यान रखें। तो ये आपके धातु आयन लिगेंड समन्वय संख्या और असंकर आयन का सूत्र इसमें दे रखा है। ये आपका मैंने जिक्र किया था प्रभावी नाभिकीय आवेश, धातु का परमाणु क्रमांक माइनस आयन निर्माण में खोए हुए इलेक्ट्रॉन, माइनस लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन। अब आप इसके अंदर ये मान पुटअप कर लीजिए। जैसे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसके अंदर EAN रूल के हिसाब से 24 तो क्या आएगा इसके अंदर परमाणु क्रमांक 3 माइनस क्यों किया इसमें, क्योंकि ये हमने ऊपर EAN रूल जो है वो कहता है कि जब ये एक्स्ट्रा जो -3 प्लस 3 प्लस का जो लग रहा था -3 कर दिया इसमें, प्लस 12 था 33। एक में इलेक्ट्रॉन KR का परमाणु क्रमांक, ये सभी आपके EAN रूल के हिसाब से बता देते हैं कि इसमें कितना नंबर आपको प्राप्त होता है। ये अक्रिय गैस विन्यास के हिसाब से आता है कि नहीं आता है।
तभी डिपेंड करता है। इसके आगे वाली जो वीडियो लेक्चर्स आते हैं उसमें हम पूरा EAN का विद एग्जांपल दोबारा से अध्ययन करेंगे। जब तक के लिए इसी को आप याद करें और इसको थोड़ा सा अभ्यास में लाएं। कोरोना काल में भी आपको पूरा पढ़ते हुए रहना है। ये नहीं सोचना है कि हम आपके कॉलेज चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। आप अपने हिसाब से तैयारी करते रहें। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा आपकी एग्ज़ाम हो जाएंगी, इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस अपना कर्म करें। धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।